अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अच्छी खबर नहीं है शेयर करने को। रात गए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई जिसमें सीनियर एंकर अरशद शरीफ साहब को जो कीनिया के शहर है नैरोबी वहाँ पर गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया। इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से बात करें तो कीनिया की जो मुकामी पुलिस है वाक़े की तहकीकात वो कर रही है, जबकि फैमिली ज़राए का कहना है कि मीडिया समेत तमाम अफराद से गुजारिश है कि वाक़े से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज करें। अरशद शरीफ साहब के हवाले से खबर आई सुबह, जहाँ पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने और ख़ास तौर पर उनकी अहलिया ने एक ट्वीट किया और उनकी जो शहादत है उसकी तस्दीक की। कीनिया के अंदर वाक़या पेश आया। अभी इब्तदाई तहकीकात की जा रही हैं, मज़ीद जो डिटेल्स आएंगी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला उनको सब उनके जो अहल खाना है उसको सब्र जमील दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम तो ये दुआ कर सकते हैं और डेफिनेटली इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। मुख्तलिफ सहाफ़ी बरादरी की जानिब से भी इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से डिमांड की जा रही है। ऑन एंड ऑफ हम इस पर भी बात करते रहेंगे। अरशद शरीफ साहब के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन चूँकि सैटरडे को हमने बात देखा, बल्कि संडे को इनफैक्ट पाक भारत टाकरा था, उस पर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से ज़रूर एक बार याद दहानी कराना चाहूँगी कि अब चूँकि मौसम जो कह लें बदल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जबकि मुतासरा इलाकों में जो सैलाब से मुतासरा इलाके उनमें सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। वबाई अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं। लाखों अफराद आपको पता है बेसरो सामानी के आलम में सड़कों और कैंप्स में रहने पर अभी तक मजबूर हैं। आलमी बरादरी की जानिब से भी जी इमदाद के वादे जो किए गए थे वो कुछ तो पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हो सके और मुतासरीन की बहाली जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। चाहे वो हुकूमत हो, मुखय्यर हज़रात हों और समाजी इदारे हों, वो काम तो कर रहे हैं, मगर जहाँ तक आप भी हो सके हम ज़रूर, मैं आपसे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से ज़रूर अपील करूँगी कि हमारी जो अटेंशन है वो मुख्तलिफ इशूज़ की जानिब डाइवर्ट होती जा रही है और हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये वो इलाके हैं जहाँ अभी तक सैलाब का कुछ इलाकों में पानी मौजूद है, बीमारियां हैं, लोगों के पास घर नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है और सबसे बढ़कर जो अब मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है और सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहना, बेसरो सामानी के आलम में रहना, ये बहुत मुश्किल है और हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो लिहाजा मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ आप इस बात से बिल्कुल आप जो कह लेना बरी ज़िम्मा ना हो, जितनी मुमकिन हो सके, क्योंकि ये 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, इनको दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने के लिए बहुत टाइम दरकार है। तो प्लीज़ अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर डोनेशंस दें, चाहे वो कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं ज़रूर दें। जी सैलाब के हवाले से हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब हम चूँकि क्रिकेट की बात करने वाले हैं और क्रिकेट की बात करेंगे, सबसे बड़े मुकाबले की आज की बड़ी खबर जो हमारे पास है वो सबसे पहले है क्रिकेट के हवाले से। प्रोग्राम में जी हम एज यूजुअल बड़े टाकरे की बात करेंगे। भारत ने हाई वोल्टेज जो है ना टाकरा पाकिस्तान और वर्सेस भारत का, वो आसाब शिकन मुकाबले के बाद जीत लिया। मतलब सोचिए 1 बॉल और 1 रन पे जो मैच ख़त्म हुआ होगा उसने आपके नर्व्स का, आपके जो हार्ट है उसके साथ क्या क्या किया होगा जनाब। जिसमें भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। कप्तान बाबर आजम दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए और गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। चौथे ओवर में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी 12 गेंदों पर 4 रन बनाकर अर्शदीप का ही शिकार बने। पाकिस्तान की जानिब से जी इफ्तिखार अहमद ने 51 रन बनाए, शान मसूद ने 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इसके अलावा शादाब खान के हवाले से बात करें तो 5, हैदर अली 2, मोहम्मद नवाज 9, आसिफ अली 2, शाहीन 16 रन बनाकर आउट हो गए। हारिस रफी 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने जी मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 159 रन का जो है स्कोर सेट किया, जो भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि भविष्य कुमार और शामी ने 1-1 विकेट पर जो लेने में कामयाब रहे। जब आपने भारत ने भी जी मुकर्रा ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स की आखिरी गेंद तक मैच अपने नाम किया। सबसे हाईलाइट जो थी
2 के इंडिया जीता, बट कल जो विराट कोहली ने अपनी जो कह लो करियर की इनिंग्स खेली है, इनको ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगी। वैसे आई एम अ वेरी बिग कोहली फ़ैन, बट स्टिल जी हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद को हम से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉरी मैं अब ये आपको थोड़ी फुटेजेस वगैरह भी दिखाएं और थोड़ी वीडियोस भी। विराट कोहली जब मैच जीते तो वो भी आप दीदा हो गए, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो करियर में कुछ बहुत डिप चल रहा था पिछले कुछ अरसे में। लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने और विराट कोहली ने भी मैच के बाद क्या क्या कहा, आप नो डाउट कल विराट कोहली का दिन था और ये इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद जो हमारे कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में खिताब किया प्लेयर्स के साथ और भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कि मैच में कुछ गलतियां हुई, इससे हम सीखेंगे। मजीद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में क्या डिस्कशन किया आपको सुनाते हैं। प्यार बाबर आजम को मोहम्मद नवाज पे आए, आई वंडर के पूरी कौम को आया कि नहीं आया। 2 के डेफिनेटली जो टीम का एक मोराल है उसको ज़रूर बुलंद रखना चाहिए, बट स्टिल जी गलतियों से सीखना भी चाहिए। अब्दुल माजिद अवान से हम इस पे ज़रा तजिया ले लेते हैं। अब्दुल माजिद, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। और कल के मैच के बाद जो आपका हार्ट बीट है, आपका ब्लड प्रेशर अब तक नॉर्मल हो गया होगा? नहीं, उस वक्त भी नॉर्मल ही था, बस दिल में थोड़ा सा दर्द फील हो रहा था कि इतना करीब आके और ऐसी सिचुएशन में और आखिरी ओवर में जो हरकतें हो रही थी उनसे हारे। अगर बहुत सिंपल सा प्लेन सा मैच होता, हार जाते, इतना दुख नहीं होता। लेकिन नो बॉल हो रही है, वाइड हो रही है, नो बॉल ऐसी हो रही है जो कंट्रोवर्शियल हो रही है। उसकी हाइट जो है बड़ी क्वेश्चनेबल है कि वो बहुत ऊंची थी या बहुत नीची थी। स्पिनर बॉलिंग करा रहा था, क्रीज से बाहर खड़े थे कोहली, तो ये सब चीजें देख के ना थोड़ा दिल में दर्द हो रहा था। बाकी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक था। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, जो मैं आपको पहले भी बहुत दफा बोल चुका हूँ। एशिया कप से बात हो रही है तो यही कि प्रैक्टिस मैचेस जो थे ना वो देखे हमारे काम आए। कल हमारा मिडिल ऑर्डर फाइनली उन पे जब इतना कॉन्फिडेंस दिया गया कि उनको बार बार खिलाया गया, फाइनली दे पेड ऑफ। शान मसूद ने आके एक एंकर का रोल प्ले किया। इफ्तिखार ने जो है शुरू में थोड़ा स्लो खेला, जाहिर है वो बॉल चेक कर रहे थे, बाउंस चेक कर रहे थे, बट एज सून एज ही सॉ स्पिनर जिसको वो अटैक कर सकते हैं उन्होंने किया। अक्षर पटेल को उन्होंने 3 छक्के लगाए। हमारी बैटिंग इनिंग्स के लिए वो ओवर जो था वो मैच टर्निंग था। अगर वो छक्के 3 ना लगते तो वो एक इम्पेटस नहीं मिलता और आपके जो प्लेयर्स हैं ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार थोड़ा और मार सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है। शाहीन ने आगे एंड में जो है बड़ी प्यारी एक छक्का और एक चौका मारा। हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा एक छक्का मारा। तो ये सबकी कंट्रीब्यूशन थी। बाबर वाली बात सही है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव सीन अ टीम प्लेइंग टुगेदर। कि यार तेरा काम नहीं है, तू अगर स्पेशलिस्ट बैटर खेला है तो खाली तेरा काम रन्स बनाना नहीं है। मैं शाहीन आफरीदी हूँ, मेरा काम अगर पहले ओवर में विकेट लेना है तो मैं भी नीचे आके रन्स करूंगा, कोई बात नहीं। विल प्ले एज अ बैटिंग यूनिट एंड देन विल प्ले एज अ बॉलिंग। कल हमने अच्छा एक टीम का देखा कि सबने साथ मिलकर जिम्मेदारी से खेला और शान मसूद ने तो बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया, जो कि मिडिल ऑर्डर पे हम बार बार तनकीद कर रहे थे। अब्दुल माजिद, आपने अपनी बात के आगाज में जो नो बॉल थी या नहीं थी उस पर रिव्यू लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी इस पे सवालात उठाए, कुछ कंट्रोवर्सीज तो आ रही हैं। और कल मैं किसी आखिर जावेद भाई को भी सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि जो टॉस वाला मामला है ना, ये भी कुछ कंट्रोवर्शियल है कि कैप्टन्स को टॉस के टाइम पे क्यों नहीं दिखाया जाता कॉइन, बल्कि वो बस जो बता दिया रेफरी ने वो बता दिया। सो ये टॉस से लेकर एंड ओवर तक की जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी आई हैं, आपको लगता है इनमें कुछ जान है कंट्रोवर्सीज में? टॉस की बात करें तो पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली खुद भी पहले बैटिंग ही करता, बिकॉज वी बिलीव इन आवर बॉलिंग मोर। तो वो अभी हमारे लास्ट जो मैचेस रहे उनमें भी हमने बॉलिंग करके जीता है। चेजेस भी अच्छे किए हैं लेकिन बॉलिंग पे हमें ज्यादा भरोसा है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाबर बैटिंग ही करता। तो टॉस वाला फैक्टर तो बाहर निकल जाता है। कैप्टन रिक्वेस्ट कर सकता है, कैप्टन को मना तो नहीं होता। आप बोले भाई मुझे दिखा दो कॉइन। अगली बार से आई होप जब जितना क्रिटिसाइज कल कर लिया है मोइन खान ने और आकिब जावेद ने, उसके बाद तो ये देखेंगे, अब जाकर खुद देखेंगे कि टॉस में क्या हुआ है। और जब कॉइन फॉल होता है तो आपको सामने बहुत क्लियरली नजर आता है। वो हमारे कॉइन्स की तरह घिसे हुए कॉइन्स नहीं होते, बड़े शाइनी अच्छे कॉइन्स होते हैं। जब गिरता है तो आपको नजर आ जाता है कि क्या है उस पे। तो इट्स नॉट बड़ी कंट्रोवर्सी फैलाने वाली बात है। एक दफा राशिद लतीफ ने भी बोला था कि दोनों साइडें एक ही होती हैं और पहले से बता देते हैं कि आप ये कॉल करना। ये काफी चीजें, ये सब चीजें देखिए मैटर नहीं करती। इन द हीट ऑफ द मोमेंट ये सब होता है। अच्छे मैचेस की ये निशानी है कि उसमें ये सब होता है। कार्लोस ब्रेथवाइट ने जब 3 छक्के लगाए थे इंग्लैंड को तो वो होना था।
ठीक है, हमें मैथ्यू वेड ने पिछले साल जो मारा शाहीन शाह अफरीदी को, वो होना था। उसके बाद आपने शाहीन को देखा कि वो एक नए अग्रेसिव तरीके से सामने आए। तो ये सब चीजें है ना, ये बकौल सकलैन मुश्ताक के कुदरत का निजाम है। लेकिन इन वेरी टेक्निकल टर्म्स पाकिस्तान प्लेड the best game that they can play without बाबर स्कोरिंग, without रिजवान स्कोरिंग। उनकी पूरी टीम 160 तक लेके गई, तो ये बहुत अच्छा साइन है। आपकी बॉलिंग ने डिलीवर किया, अपार्ट फ्रॉम वो कोहली का जो एक पिकअप शॉट था बैकफुट पे, वो कोई बैट्समैन दुनिया का, मैं कहता हूँ आप पुराने बुला लें या नए बुला लें, वो कोई नहीं बता सकता कैसे मारा जाता है। ठीक है, वो एक प्लेयर की क्लास होती है कि इन सच क्रंच मोमेंट्स उनके अंदर से ना एक चीज निकल आती है जो फिर वो हिस्ट्री बन जाती है। ऑब्वियसली हिस्ट्री बनती है इस तरह की चीजों से। तो वो कोहली का जो पिकअप शॉट था, दैट वाज अमेजिंग। हारिस रऊफ को इतने पेस पे मारना, it's impossible. लेकिन कोहली अगेन, he is one of the best batsmen of this generation। पिछले डेकेड, 2 डेकेड्स का बेस्ट बैट्समैन है, तो उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं यही सब चीजें, और यही सब हम अपने स्टार्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, हमारे नसीम शाह ने 2 छक्के मारे, हम बड़े खुश हुए थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अफगानिस्तान से जितवा दिया। लेकिन अगर आज कोहली वो करते हैं तो हमें दुख होता है। तो ओवरऑल आप क्रिकेट को अच्छा, हर कोई घर से खेलने ही आता है अब्दुल माजिद। हम भी खेलने गए तो वो भी खेलने आए हैं। एक टीम जीतेगी, एक हारेगी। क्रिकेट दोनों अच्छी खेले ना, तो आपको कॉन्टेस्ट अच्छा लगता है, आपको अपनी टीम के हारने का दुख भी नहीं होता। लेकिन वो जो नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी है, इट्स वेरी डिवाइडेड। बहुत सिंपल अल्फाज में जो ऑन फील्ड अंपायर है उसकी कॉल होती है, वो थर्ड अंपायर को रेफर कर सकता है, लेकिन वो फ्रंट फुट वाली जो होती है ना, वो हाइट वाली जो है, वो लेग अंपायर, जो आपका स्क्वायर अंपायर होता है और जो आपका फ्रंट अंपायर होता है, उनकी कॉल होती है। उन्होंने बोल दिया, खैर है, क्या पता ये फैसला हमारे हक में भी जा सकता था। देखें, ये अगेन हीट ऑफ द मोमेंट, इंसान खेल रहे हैं, इंसानों से गलतियां भी हो सकती है। इंसान बहुत अच्छे डिसीजन। अब तो अब्दुल माजिद, हमारा पहला मैच था वर्ल्ड कप का। अभी जिस तरह बकौल बाबर आजम की अभी बहुत सारे मैचेस आने हैं, अभी तो वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है। इंडिया से मुकाबले के बाद ऑब्वियसली जब आप हारते हैं, कहीं ना कहीं आप डिसहार्ट होते हैं, बट स्टिल आप चूंकि वर्ल्ड कप का एक मोमेंटम बनेगा और भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं इस उसके अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तानी टीम ने जो कल का एक बैटिंग ऑर्डर है, हमारी बॉल लाइन सेट हुई है, इसी के साथ जो आगे इसमें कुछ चेंजेस किए बगैर आगे बढ़ना ही समझदारी होगी? देखिए, इंडियन बैटिंग अच्छी है, तो हमें 2 स्पिनर्स पे जो है, एक स्पिनर पे मार पड़ी, वो भी नवाज को 1 ओवर में मार पड़ी, तो हम डर गए। बाबर को कल इससे सीखना चाहिए कि चौथा पेसर ना भी खिलाए, दिस टीम कॉम्बिनेशन इज ग्रेट, क्योंकि नवाज आपको बैटिंग में चाहिए, शादाब आपको बैटिंग में चाहिए। ये लोगों को बात नहीं कल समझ आ रही थी, सब कह रहे थे 4 पेसर्स खिलाने चाहिए थे। आप किसको बिठाते? आपको आसिफ अली भी चाहिए, आपको लंबी बैटिंग चाहिए, क्योंकि आपकी बैटिंग फ्लॉप होती है तो सब जाते हैं। तो कल लंबी बैटिंग का हमें ये फायदा हुआ कि नीचे कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ करता रहा। अगर आप 4 पेसर खिला देंगे, फिर आपके बैटिंग नहीं बचती ना। तो कल बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। इंडिया के मैच में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब न्यूजीलैंड भी पहला मैच जो आपने बिल्कुल वर्ल्ड कप का पहले ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत बुरी तरह आया, जबकि हम उन्हें ट्राई सीरीज में हरा के आ रहे हैं फाइनल में। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि ये सब गलतियां करें। अभी ग्रुप स्टेजेस हैं, अभी आपके पास छोटे मैचेस आएंगे, आप उनमें कॉन्फिडेंट रहें, वो जीतें। ये ना हो कि आप इंडिया से हारने के बाद जिम्बाब्वे से हार जाएं, फिर आपके चांसेस बहुत बुरे हो जाते हैं। यू नीड टू बीट द गुड टीम। साउथ अफ्रीका को हराना है आपको, अफगानिस्तान को हराना है, बांग्लादेश को हराना है, सॉरी जिम्बाब्वे को हराना है। अच्छी बात यह है कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का स्क्रिप्ट याद आ रहा है, जब हम हारे थे इंडिया से पहला मैच, और फिर उसके बाद हमने किसी को नहीं छोड़ा था। तो आई होप कि वही सेम चीज हो जाए, सीन दोबारा से हमें देखने को मिले। एंड वी विश के आगे के जो मैचेस हैं वो इसी तरह से अच्छी आप परफॉर्म करती रहे कौमी टीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद अवान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद थे। स्पोर्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। 2 के पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया, बट स्टिल अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था। आई होप कि आगे वर्ल्ड कप के मैचेस इतने ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग हो। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा हम इलेक्शन कमीशन ने जुम्मे के रोज़ जो तोशाखाना रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से हासिल किए गए जो तहाइफ हैं वो असासों में जाहिर नहीं किए और दारिस्ता तौर पर हकाइक छुपाए हैं, झूठी स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेशन जमा कराई और करप्ट प्रैक्टिस के मुरतकब हुए, इसलिए उन्हें आर्टिकल 63 1B के तहत नाअहल करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में हुकूमत को हिदायत की कि इमरान खान ने झूठ बोला, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। साथ साथ जी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिया, फैसले को मुस्तरद किया, इसे तासुब भरा फैसला करार दिया और अदालत जाने का ऐलान किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो नाअहली है उसको चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है
कि इलेक्शन कमीशन के पास करप्ट प्रैक्टिसेस और नहल करने का कोई इख्तियार नहीं है, फैसले को कलअदम करार दिया जाए। ताहम अदालत ने जो केस की समाअत है उस पर पीर को मुकर्रर कर दी है, जो आज ही के दिन होगी और बाकायदा कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी ये समाअत। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो तोशाखाना केस है ये कानूनी महाज पर लड़ने का पीटीआई ने फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इस पर जो भी रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता इस पर हम आपको अपडेट करेंगे। और जनाब चूँकि हमारे आज हमने इतना सब कुछ होता है मेरे पास बताने के लिए, सो लिहाजा हम अपने तमाम तर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली उनको हम विश करेंगे वेरी हैप्पी दिवाली जी। अल्लाह करे कि आपकी दिवाली बड़ी अच्छी गुजरे, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त हैं जो ये सेलिब्रेट करते हैं अपना त्यौहार। सो हैप्पी दिवाली एवरीवन। अब इसी नोट पे जी हम एक ब्रेक के बाद हाजिर हों। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे नेशनल शूटर मोहम्मद नवाज से, जिन्होंने लॉन्ग रेंज शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 5 तमगे अपने नाम किए हैं, जिसमें से 3 ब्रॉन्ज मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स हैं। इस तरह मोहसिन नवाज की हम बात कर रहे हैं। मोहसिन नवाज के मजमूई जो बैनुल-अक़वामी मुसाबकती शूटिंग तमगे हैं उनकी तादाद टोटल 7 हो गई है और दूसरी मरतबा साउथ अफ्रीका में शूटिंग मुकाबले में हिस्से लिया। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में उनकी पहली जो चैंपियनशिप में शिरकत थी वो 2019 में थी, जहां उन्होंने 900 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे कबल 2018 में भी यूएसए के अंदर भी इन्होंने एक मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और टोटल जो हैं ये तकरीबन कौमी इवेंट्स की अगर बात करें तो 25 मरतबा ये मुख्तलिफ इवेंट्स में लॉन्ग रेंज मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त मोहसिन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मोहसिन, सबसे पहले तो अपनी शूटिंग वाला जो करियर है या जर्नी है इसके आगाज़ से बताइएगा। ये आपने स्टार्ट कहाँ से किया और इतने सारे मेडल आपके आगे पड़े हुए हैं। मतलब मैं कह रही थी कि इतने सारे लाए तो उनका भी चंद मेडल्स लाए हैं, अभी और भी बहुत सारे हैं। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी। जी, पहले तो ये जो व्हेन इट कम्स टू कंपैटिटिव शूटिंग, ये शूटिंग एक ऐसा शौक़ है कि ये आई बिलीव हर किसी को होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा शूटिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश नहीं थी बहुत पहले, अब आ चुकी है। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की तो मैंने यूएस किया, जो मेरे मेंटोर भी हैं 2015 के वर्ल्ड चैम्पियन हैं डैरल ब्यूल, उनसे मैंने ये शूटिंग सारी सीखी। और वहाँ जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, यूएस है, वहाँ से अपनी सर्टिफिकेशंस की और कुछ कोर्सेज किए रीलोडिंग के, और उसके बाद आके कॉम्पिटिशन्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो आपने पहला कंपटीशन जब आपने जिसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद अब तक आपका ये जो जर्नी है, कितने कंपटीशन पे, जो मैंने थोड़ा सा रफली सा आइडिया दिया है बट स्टिल इन डिटेल वी डेफिनेटली वांट कि आपने बताएं। इसमें स्टार्ट तो कंपटीशन शूटिंग मैंने 2004 से की थी, और उसमें जो पहला मैंने नेशनल मेडल जीता था वो 2007 में था। और उसके बाद बस ऐसे ही मैंने वो जो पार्टिसिपेशन थी अपने शौक़ से की थी। और आई बिलीव कि ये इसमें पूरी दुनिया में जितना भी नेशनल टैलेंट है वो स्कूल से हंट किया जाता है। बिल्कुल। और जितनी भी स्पोर्ट्स हैं अदर देन शूटिंग भी, उसमें जितनी भी आपका स्किल है वो आपको स्कूल से हंट करके आपको फर्दर पर नेशनल लेवल पे लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो इसको मैंने आगे अपने शौक़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने इसको एज अ प्रोफेशन सोचा कि मैंने इसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, तो इसलिए फिर मैंने इसको ज़बरदस्त। अभी साउथ अफ्रीका में भी आपने पार्टिसिपेट किया, उस चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? आप क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑलरेडी आपका है, दो कि आपने यूएस से जिस तरह से ट्रेनिंग ली, लेकिन स्टिल मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जब आते हैं इन कॉम्पिटिशन्स में उनकी स्किल सेट बड़ा डिफरेंट होता है। एज अ पाकिस्तानी आपको किस तरह से लगा? 2018 में जो NRA US नेशनल्स में मैंने मेडल लिया था, वो दुनिया का तीसरा बड़ा मैच है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद। और उसके बाद मैंने जो साउथ अफ्रीका में SA ओपन, साउथ अफ्रीका नेशनल ओपन चैम्पियनशिप होती है, उसमें 900 मीटर्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया।
जो कि वो भी एक उनका साउथ अफ्रीका का तीसरा बड़ा मैच है। और उसके बाद अभी ये जो लास्ट वीक मेरी अचीवमेंट है जिसमें ये 68 वेस्टर्न बिजली साउथ अफ्रीकन शूटिंग कंपटीशन था, इसमें मैंने 5 मेडल लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, नॉर्मली स्पोर्ट के हवाले से कुछ मैं एज ए लेमैन समझना चाहती हूँ कि जो शॉर्ट रेंज होती है या लॉन्ग रेंज होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और जो आप जिस स्पेसिफिकली जिस जॉनरा में या आप जिस हम कह लें स्किल सेट में खेलते हैं वो कितना डिफरेंट होता है? लॉन्ग रेंज शूटिंग में बेसिकली जो 600 मीटर है वो मिड रेंज कंसिडर की जाती है। 600 से अबव लॉन्ग रेंज के मेडल्स होते हैं, लॉन्ग रेंज कंसिडर की जाती है। तो मेरी जो अभी लास्ट अचीवमेंट है उसमें 300 मीटर में मेरा नेशनल रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। और उसके अलावा जो 600 मीटर्स में मेरा 2018 में मेरी अचीवमेंट है यूएस में। अच्छा, आपने भी आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान में पहले उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं थी। वेयर डू यू सी नाउ कि पाकिस्तान में अब किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, और जब आपने स्टार्ट किया था तब कितने लोग इस स्पोर्ट्स के अंदर थे, एंड कंपैरेटिवली अब क्या सिचुएशन है, रेशो है लोगों की? अभी एक्चुअली ये अगर मैं इस कंपैटिटिव इसको देखूं तो इसमें अभी जो ये स्पोर्ट्स है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्योंकि पहले फैसिलिटी नहीं थी, अब लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी है लाहौर में फैसिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है, और इसमें हर तरह की शूटिंग फैसिलिटी है। अगर कोई भी ये शौक़ रखता है और शूटिंग सीखना चाहता है, आई बिलीव ये एक बेस्ट फैसिलिटी। तो आपका कोई प्लान है कि आप आगे जाके सिखाएंगे भी? डेफिनेटली जी, मेरा ये शौक़ है कि मैं कोचिंग दूं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ जी। तो इंसान जब कोई भी स्पोर्ट स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली जिसमें रुझान होता है, तो कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन ज़रूर होता है। सो इस स्पोर्ट के अंदर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इसमें एक्चुअली होता ही है कि जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि आपका कोई भी नेचुरल टैलेंट जो है वो आपको खुद से एक्सप्लोर करना होता है। जब आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं तो फिर आपको पता लगता है कि मेरा नेचुरल टैलेंट कौन सा है। मैंने पहले स्कीट शूटिंग स्टार्ट की, ट्रैप शूटिंग की। जब मैं ये लॉन्ग रेंज शूटिंग में आया तो मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा इवेंट है जो मैंने इसको आगे लेके चलना है। सही। तो इंस्पिरेशन भी आपको किसी से मिली? डेफिनेटली जो मेरे मेंटोर हैं जिनका मैंने नाम लिया डैरल ब्यूल, वो उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा, जो आपने अभी बात की कि ग्रास रूट लेवल से किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर लोग आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन है या हमारे स्कूल्स के अंदर इस तरह का सेटअप नहीं है, या बहुत ज़्यादा ट्रेंड फ्रीक्वेंटली हम नहीं देखते कि बच्चों को ग्रास रूट लेवल से किसी भी स्पोर्ट की तरफ लाया जाए। दो कि आप बहुत सारे स्कूल्स हैं जो करें, बट स्टिल वो एक एलीट कैटेगरी में आता है। वेयर डू यू सी कि हम लोगों को किस तरह से ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए इकदाम करने चाहिए? पूरी दुनिया के अंदर ये एक है कि जिसको आप कोई भी कंट्री सपोर्ट कर रही है या जो नेशनल शूटर हैं, नॉट ओनली विद कंपैटिटिव शूटिंग, उसके अलावा हर स्पोर्ट में जो नेशनल शूटर है वो स्कूल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं, जिसकी वजह से स्किल डेवलप होता है। और उसके बाद फिर वहाँ से जो भी टैलेंट हंट करके उसको आगे लाया जाता है। सही। एट द एंड कोई मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहें स्पोर्ट्स को लेके, और कुछ भी एनीथिंग यू वांट टू से? मैं जितने भी नए शूटर्स हैं या जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि एक वो कोट है कि शुगल मिलेगा रिजल्ट भी शुगल मिला होता है। तो आप किसी चीज़ में सीरियसनेस शो करें, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ मत जाएं। शॉर्टकट्स की तलाश ना करें। शॉर्टकट ना करें, स्ट्रगल मस्ट है। उस स्ट्रगल से जब तक आप नहीं गुजरेंगे आप अचीवर नहीं बन सकते। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मोहसिन नवाज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे मेडल्स इनके क्रेडिट पे हैं। वी होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला इनको फ्यूचर में इसी तरह से कामयाबियाँ दें। और इनकी बात बड़ी अच्छी है कि शॉर्टकट्स की तलाश नहीं करें जी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलें और स्ट्रगल करें, तभी आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। मौसम चूंकि बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ जो सबसे ज़्यादा मुझे इस वेदर में इंतज़ार होता है वो है बारबेक्यू करने का। और बारबेक्यू का ये परफेक्ट वेदर होता है जब आप एटलीस्ट आप बाहर बैठ सकते हैं आराम से। और नॉर्मली इस वेदर के अंदर ही बहुत सारे फैमिली गेट टुगेदर्स में ये प्लान होता है कि जी आज बारबेक्यू नाइट है या बारबेक्यू हम प्लान करेंगे। तो लिहाजा हम बारबेक्यू यहाँ पर प्लान तो नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि स्टूडियो है और आउटडोर हमारी सेटिंग भी नहीं है। बट स्टिल वर्चुअली हम आपको बिहारी बोटी और गोला कबाब ज़रूर खिला सकते हैं। और ऐसे में फरियाल राना हमें बहुत शिद्दत से याद आती हैं जब भी खाने की बात होती है, क्योंकि वो देसी फूड में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाती हैं और हमें खाने खिलाती हैं। तो आज वो हमें खिला रही है बिहारी बोटी और गोला कबाब। तो देखते हैं कहाँ से आज के देसी फूड। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी डिश खिलाने जा रही हूँ जो है तो दिल्ली की, लेकिन उसको कराची के जायके के साथ लाहौर में तैयार किया जाता है। और इसको तैयार करने वाले 100 साल से ज़्यादा अरसे इसे खाने का काम कर रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं ये स्पेशल डिश है कौन सी और ये इस डिश के अलावा क्या क्या तैयार करते हैं। अब मैं आ गई हूँ बारबेक्यू सेक्शन में, जहाँ पर बारबेक्यू तैयार हो रहा है और हमारे साथ हैं अदनान, यहाँ के शेफ। अच्छा बताइए आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? हमारे पास मैडम सबसे पहले ये चिकन पीस है और चिकन टिक्का है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, गोला कबाब स्पेशली जो धागे वाला वो लगा हुआ है एंड पे, और चिकन कबाब है। और ये जो लगा हुआ है अरबी पीस है, अरबी पीस लेग में, चिकन बिहारी पीस है वो जो लेग में होता है हमारे पास। अच्छा मुझे ये बताएं, धागे वाला गोला कबाब आप बनाते क्या? धागे वाला गोला कबाब उसमें बहुत सारे मसाले लगते हैं, वो बिल्कुल नरम होता है, धागा निकालेंगे बिल्कुल कीमा टाइप है। धागा जलता नहीं है कोयलों पे? नहीं, धागा नहीं जलता। धागा क्यों कोयलों के ऊपर इसलिए नहीं जलता, घी लगा होता है और उसमें सब मसाले वगैरह होते हैं, धागा नहीं बिल्कुल नहीं जलता। अच्छा मुझे ये बताएं, धागे वाला गोला कबाब जो है ये कहाँ की डिश है? डिश तो है दरअसल ये दिल्ली की। अरबी पीस और बिहारी पीस, इन दोनों की रेसिपी में क्या फर्क है? इनकी रेसिपी में मतलब फ़र्क ये है कि ये मलाई पीस है, ये मलाई में बनता है, और जो चिकन बिहारी पीस है वो स्पाइसी मसाला होता है, वो दूसरा लाल मिर्च वगैरह में बनता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर बाबू मेहताब साहब। हमने सुना है कि आप 100 साल से ज़ायद अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो कब से आपने ये काम करना शुरू कर दिया था? हम माजिर होके वहाँ से इंडिया से आए हैं, दिल्ली से। उसके बाद पहले फ्लाउजर दे का काम करते थे, फिर नारी का काम करता था, बाबू नारिया उनके नाम से। उसके बाद मैंने ये यहाँ पर बारबेक्यू का काम शुरू किया है। कौन कौन सी डिशेस जो है वो तैयार की जाती हैं यहाँ पर? यहाँ पर चिकन बिहारी है, गोला कबाब है, धागे वाला, बिहारी बोटी है और मलाई बोटी है, चिकन पीस है और अपना चिकन कबाब है। आपके खाने की खास बात क्या है? खास बात बेटे ये है कि इससे ये रेसिपी जो है ना, ये हमारे माँ बाप की दी हुई है, ये हमारी अपनी इजाद है। लोग ज़्यादा शौक से यहाँ से क्या खाना पसंद करते हैं? चिकन बिहारी बोटी, गोला कबाब धागे वाला। चिकन अरबी पीस और चिकन बिहारी पीस कहीं भी मैंने वैसे बनता देखा नहीं है, तो इसकी खास बात क्या है? बेटे ये अरबी पीस जो है ये मलाई से तैयार किया जाता है। चिकन बिहारी पीस जो है वो एक पीस होता है, उसके 3 पीसीस का वो सॉफ्ट बहुत होता है। बिहारी पीस हमने अपना जात की हुई है। नाजरीन, जिस तरह धागा गोला कबाब इनकी इजाद है, वैसे ही अरबी चिकन पीस और चिकन बिहारी पीस इन्हीं की इजाद है। लाहौर में आपको सिर्फ इन्हीं से खाने को मिलेगा। इतने अरसे से जायके को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। आपने कैसे जायके को बरकरार रखा हुआ है? इसके जायके को बरकरार रखने के लिए कि अब हम खुद पहले आप खाते हैं, उसके बाद लोगों को खिलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने ऑर्डर क्या किया था? जी हमने ये बिहारी कबाब के ऑर्डर किए हैं, साथ में ये गोला कबाब है इनके स्पेशल वो ऑर्डर किए हैं। मैं एक्चुअली मेरी मदर साइड जो है वो सारी कराची की है और वाकई मैंने क्योंकि खाया हुआ है कराची में ओरिजिनल बिहार कॉलोनी से, तो ये सेम उस तरह का ही टेस्ट है इनका। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस है कराची का भी? जी, ठीक है, और यहाँ का हाँ भी? जी। ठीक है, तो आपको क्या खास बात लगी? सेम टेस्ट है या क्या आप बयान करेंगे? सबसे पहली खास बात तो आप यही देख लें कि अगर आपको लाहौर में बिहार कॉलोनी वाला टेस्ट आ रहा है तो इससे ऊपर कोई खास बात नहीं है। आपको कैसा टेस्ट लगा? कि जो सा बारबेक्यू मोस्टली होता है कि वो बहुत हार्ड होता है, इनका बारबेक्यू बहुत सॉफ्ट है और इसके जो सा मसाले का टेस्ट है बहुत डिफरेंट है।
This was excellent. I am a desi lover, but I roam around for good food, and I really like it. Or it is quite different from other. नाजरीन, मेरे लिए बिहारी बोटी, धागे वाला गोला कबाब और अरबी चिकन पीस आ चुका है। अच्छा, पहले तो अरबी चिकन पीस जो है मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट है और इसका एक एक जो रेशा है आराम से तोड़ा जाता है। इसके बाद आएंगे हम, अब इसके साथ ही है चिकन बिहारी पीस। ये आप देखें, ये 3 पीसेस होते हैं अलग अलग, जूसी और ये भी सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा। और मसाला तो आप इनका चेक करें ना कि एक एक बोटी में, एक एक रेशे में इसका मसाला जो है वो रचा बसा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं रेशमी धागे वाले कबाब की तरफ। ये धागे वाला गोला कबाब है और अगर हम इसका धागा निकाल दें तो ये कीमे की तरह बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी, टेस्टी है। नाजरीन, ये है बाबू कराची कबाब पराठा। यहाँ का बारबेक्यू निहायत ही लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जनाब, हमने सेगमेंट की तरफ जाना है, लेकिन आज यूजुअल दूसरे घंटे में भी हमारे पास बहुत कुछ है जो हमने आपके साथ शेयर करना है। आज हमने पोलियो के हवाले से भी स्पेसिफिकली बात करनी है, फिर कुछ म्यूज़िक के हवाले से भी बात करेंगे, एक्सरसाइज भी कराएंगे। लेकिन अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तंज़र हुसैन तार साहब की किताब चित्राल दास्तान पर। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और हम किसकी तलाश में निकले हैं? चित्राल दास्तान किताब है, उस पर गुफ्तगू हो रही है, तार साहब से गुफ्तगू हो रही है। तार साहब की जो किताब है चित्राल दास्तान, 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई। कमाल किताब है, खूबसूरत किताब है। और गिलगित से लेके तो मस्तूज बूनी से होते हुए चित्राल और फिर कैलाश और उधर गर्म चश्मा, ये तमाम एरिया का, इस तमाम इलाका का अहाता करती है। और आज से तकरीबन 30-32 साल पहले का मंजरनामा पेश करती है, क्योंकि आज से 32 साल पहले का इल्म होता है कि गिजर और चित्राल जो था वो क्या था, कितना खूबसूरत था। आज भी यकीनन बहुत खूबसूरत है। तार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तार साहब, जो टेलीविज़न था, पाकिस्तान टेलीविज़न, उस वक्त तो ये बड़ी रिलेक्टेंट फील होता था ना कि आप किसी और जगह पे आउटडोर में जाके आप रिकॉर्डिंग और पूरा एक सेटअप जो है वो आप वहाँ पे लेके जाएं। तो ये तो बड़ी बात है कि आपने कैलाश ड्रामा जो है ना सिर्फ अप्रूव करवा लिया, फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कैलाश में हुई। तो ये सारे मरहले कैसे तय हुए? बेसिकली ये मैंने कैलाश लिखा था शुएब मंसूर के लिए। अच्छा। तो वो नई बात बनी। शुएब मंसूर बीइंग ए वेरी मेरा ख्याल मोस्ट कॉम्पिटेंट अगर क्रिएटिव बंदा हो सकता है, तो उसकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट है। आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। बिल्कुल। तो जितनी बड़ी कामयाबी होती है उतना बड़ा हसद होता है। तो बात, और ये एक अलग दास्तान है। तो फिर ये एक प्राइवेट पार्टी ने कराची की, उन्होंने फाइनेंस किया था और वो पूरी टीम हमारी गई थी वहाँ पे और 1 माह तक वहीं ठहरी रही और वहीं हमने शूट किया था। जो किला है चित्राल का, उसका इंटीरियर में भी किया था और बाकी, और उसमें 1-2 इंटरेस्टिंग बातें आप। उन्हीं दिनों BBC की एक टीम आई थी और वो बाद में मैंने सीरियल देखा, उसका नाम था BBC टेलीविज़न का ऑन अलेक्जेंडर्स फुटस्टेप्स। तो उन्होंने ट्रेस किया हुआ था अलेक्जेंडर को उसके अपने वतन से लेके जहाँ जहाँ भी वो गया, इजिप्ट, इधर इराक, ईरान, और आया तो ईरान की जरिए से और इंडिया वगैरह। तो उसको वो टीम आई हुई थी कराची, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि जी हम सिकंदर आज़म की औलाद में से हैं, या लोग कहते हैं। अब ये बड़ी हैरतनाक बात है कि दुनिया के किसी खित्ते में आप चले जाएं जहाँ से अलेक्जेंडर गुजरा है, वो अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम सिकंदर आज़म की औलाद में से।
और उसके साथ चले 25-26 हज़ार ग्रीक थे सोल्जर्स। बाद में रास्ते में मिलते गए। वो इतने सोल्जर कहाँ से आ गए कि ये हर जगह वो सेटल हुए और उनकी औलादें जो हैं, लेकिन चूँकि एक रिस्पेक्टेबिलिटी उससे मिलती है, आपको एक ग्लैमर मिलता है। चुनांचे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अगर BBC को देखते हैं, CNN को देखते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो उनको हिस्ट्री मत समझे। और वो भी हमारी तरह मतलब साकी ने कुछ मिलाना दिया हो शराब में, वो कुछ ना कुछ मिला देते हैं, अमेजिश कर देते हैं उसकी अट्रैक्शन के लिए, अपना बॉक्स ऑफिस के लिए और गैलरी के लिए, वो कुछ ना कुछ। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो ये हुई कि वो आए तो उनको कहा जी ये साहब इन्होंने प्ले लिखा है, ये सीरियल। तो मेरे साथ वो जो प्रोड्यूसर थे बात हुई कि क्या लिखा है ये वो। तो उस वक्त हमारी को 3 लड़कियां जो एक्ट्रेसेस थी वो कैलाश ड्रेस पहन के तो उसमें डांस कर रही थी बाकियों के साथ, ठीक, बाकी ओरिजिनल थी। मैंने कहा देखे ना, अब इसमें हमारी 3 एक्ट्रेसेस हैं और आप पहचान नहीं सकते कि वो कौन सी हैं, इतनी ज़्यादा वो मिल गई हैं, उनमें से घुल मिल गई हैं। तो वो कहने लगा अच्छा वो और वो वाली। आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा आप किस तरह पहचान गए? कहने लगे इनकी रंगत, इनके चेहरे सुते हुए नहीं हैं जिस तरह बाकी के लाइक, दे आर सो, मतलब इतना डीप वो देखते हैं चीज़ों का। अच्छा, अब उनकी जो थोड़ी सी जो कहते हैं कि बेईमानी कर ले, तो वो आए हैं जब उन्होंने शूट किया, सुबह वो बरीर गए और उन्होंने आके एक सीक्वेंस लेना था और उन्होंने मेरे सामने एक संदूक खोला, उसमें से कुछ लॉकेट बरामद हुआ और लॉकेट के आखिर में एक सिक्का जो था, को अलेक्जेंडर के ज़माने का, वो सोने का तो नहीं था तांबे का, वो लगा हुआ था। और उन्होंने 7-8 ख़वातीन में वो लॉकेट बांध दी कि आप ये पहन लें। उन्होंने वो लॉकेट पहन लिए और उसके बाद शूट करके चले गए। अब जब मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री देखी है, आई एम श्योर कि ये कहीं ना कहीं मौजूद होगी, आप देख सकते हैं जी। तो उसमें जो कमेंटेटर है वो कमेंट करते हुए वो कैमरा जूम पे जाता है और कैलाश लड़की रक्स कर रही है और उसके यहाँ पे जाता है और उसके एक लॉकेट है और उसके ऊपर अलेक्जेंडर की तस्वीर है और कमेंटेटर ये कह रहा है कि ख़वातीनो हज़रात ये देखिए कि ये कितनी प्राइड ले रहे हैं कि वो सिकंदर आज़म की औलाद में से, यहाँ तक कि इन्होंने पुराने सिक्के संभाल रखे हैं उन ज़मानों के और वो उसको वो अपना बड़ा मानती हैं और इसलिए वो लॉकेट पहने हुए हैं। जब वो सीक्वेंस ख़त्म हुआ था तो उन्होंने लॉकेट वो जमा किए, वो सारे ले गए क्योंकि दैट वाज ऑल फेक। चुनांचे आप जब वो देखते हैं बाहर की डॉक्यूमेंट्री तो उसको भी मत समझिए कि ये वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो ज़ूलू ट्राइब जो थे वो बड़े अच्छे कंफर्टेबल घर में ज़ूलू रह रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, सूट वूट पहने तो एकदम कुछ शोर मचा देता है कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले आए तो वो फौरी तौर पे सूट वगैरह बदल के वो खाल चीते की पहन लेते हैं, हाथ में वो ले लेते हैं, यहाँ रंग लगा के हाथ में नेज़ा लेके हु करते वो चले जाते हैं क्योंकि दैट इज़ व्हाट दे वांट जी। ओरिजिनल तो मतलब है कि अफ्रीकी इस तरह नहीं रहते अब। तो इसी तरह ही कैलाश जो है उनका दो देयर इज़ अ म्यूज़ियम जो ग्रीक गवर्नमेंट ने वहाँ कायम किया हुआ है, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न जो भी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं यार आई डोंट थिंक कि उनका ऐसा कोई ताल्लुक है। रीज़न बीइंग एक और उसकी मैं रीज़न देता हूँ कि अगर आप उसके अक्रॉस चले जाएँ जो नूरिस्तान है वो भी कैलाश ही थे और अगर आप लद्दाख के मुख्तलिफ खित्तों में जाएँ ऑलमोस्ट यही कल्चर है और उनकी औरतें भी उसी तरह खूबसूरत है सारे। तो ये तो नहीं है कि सारे सिकंदर आज़म की औलाद, तो उन खित्तों में ये हुस्न पाया जाता है, उनकी नीली आंखें हैं और इसी किस्म का लिबास वो पहनते। तारिक साहब आपने इस किताब में लिखा है कि कुछ लोग थे जो कि इस ड्रामा के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे जी। तो आपको स्पेशली यहाँ से चित्राल जाना पड़ा, गो के एज अ राइटर आपको ज़रूरी नहीं था आप जाते, लेकिन फिर आपको ये जाना पड़ा और फिर ये मसला आपने किताब में बयान किया है। इस किताब में शायद आप लिखना भूल गए हैं कि मसला फिर सॉर्ट आउट कैसे हुआ था आपके जाने से, क्योंकि मसला हल हो जाता है और उसके बाद इस कैलाश ड्रामा जो है इसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो ये मसला कैसे हल हुआ था? एक्चुअली मैं तो नहीं जा रहा था, नेचुरली जो प्ले राइटर वो तो नहीं जाता, वो तो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मुझे कराची से नूर साहब थे हमारे स्पॉन्सर,
सेठ, उनका टेलीफोन आया। ठीक। उन्होंने कहा जी वो क्रू वहाँ पे बैठा हुआ है और बहुत खर्चा पड़ रहा है, जितने भी लोग वहाँ, ये मसला है कि वहाँ पे जो कुछ मजहबी लोग हैं उन्होंने वो ब्लॉक कर रखा है कैलाश का रास्ता। वो कहते हैं कि जी ये यहाँ पे ये लोग अय्याशी करने जाते हैं, तो क्योंकि उनका को फेस्टिवल जो था, तो आप जाइए और कुछ कीजिए क्योंकि हम तो बहुत घाटा पड़ रहा है। तो क्योंकि ही वॉज वेरी नाइस विद मी, तो आई वेंट देयर। वहाँ फिर जो एसपी थे उस एरिए की, वो किसी तरह मेरे जानने वाले निकल आए। एसी जो थे वो खालदा रियासत की बहन थी, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ, उनके बेटे थे। ठीक। चुनाचे उनसे मैंने दरख्वास्त की, तो उन्होंने फिर उनको कहा, मेरा हवाला दिया कि जी ये लोग जो हैं ये अय्याशी अगर करना चाहें तो लाहौर कराची में इससे ज़्यादा होती है, ये इस काम के लिए आए हैं, तो फिर वो उन्होंने हमें जाने दिया। तो तार साहब, इस ड्रामा के हवाले से आपको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली कि आप वहाँ पे रहे और काफ़ी अरसा रहे, मतलब आप इतना अरसा रहे कि आपने लिखा है कि जो कैलाशी थे वो मेरी शक्ल के आदी हो गए थे। तो एक्चुअली कितना अरसा रहे थे आप कैलाश में? मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब आप एक स्ट्रेंज बस्ती में जाते हैं, एक और एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो टाइम जो है उसका कोई हद नहीं रहती, उसका कोई पैमाना नहीं रहता। और पैमाना इस चीज़ का रहता है कि मतलब रात को 10 बजे आपकी आवाज़ आती है ढोल बजने की, और एक कैलाशी है वो कहता तार सब आ जाए, और वो आपको बिल्कुल अंधेरों रास्तों पे लेके जाता है, और ऊपर कोई गांव है और वो अपने लिए रक्स कर रहे हैं मशलों की रोशनी में, और गीत गा रहे हैं, एंड यू आर द ओनली वन वॉचिंग इट। तो यहाँ पे टाइम थम जाता है इस किस्म के एक्सपीरियंस से। चुनाचे लगता था कि एक उम्र गुजारी वहाँ पे, लेकिन कम से कम 20-25 रोज़ तो होंगे। ठीक, आपके हिसाब से। नाज़रीन, ये था निकले तेरी तलाश में आज का। और निकले तेरी तलाश में क्या है, हम किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं? हम तलाश कर रहे हैं चित्राल को, चित्राल के अदब को, चित्राल की सकाफ़त को, चित्राल की खूबसूरतियों को, उसकी लैंडस्केप की खूबसूरती को, और इसमें ऑफकोर्स गज़र वैली भी शामिल है, क्योंकि इस सफ़रनामे में गज़र से ही ये सफ़र जो है इसका आगाज़ किया गया था। तो ये जो सिलसिला है ये जारी है, और अगले हफ्ते निकले तेरी तलाश में तार साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे चित्राल दास्तान पर। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे कुछ पोलियो के हवाले से। तो पोलियो के हवाले से हम बात करें कि ऐसा मुज़ी मर्ज है जो बेशुमार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ा। पोलियो वायरस मुतासरा शख्स के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होकर उसे मफलूज बना देता है। इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब कैसे पूरा होगा? हम सबकी क्या जिम्मेदारियां हैं? और इस मर्ज की वजह बनने वाला जो वायरस है उसका खात्मा कैसे मुमकिन है? आखिर दुनिया के दीगर ममालिक इस खतरनाक वायरस से छुटकारा किस तरह उन्होंने हासिल किया, और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में हम सबका इनफरादी किरदार क्या होना चाहिए? आज हम इसी पे बात करेंगे। पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। प्रोफेसर तारिक भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। मेंबर WHO एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, इनसे हम बात भी करते हैं इस के पोलियो रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं इनको किस तरह से केटर किया जा सकता है। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो ये पोलियो को हम डिस्कस करें। बड़े अरसे से हम कोशिशें कर रहे हैं कि पोलियो ख़त्म हो। ऑब्वियसली इसके कॉजेज़, इसकी जो इम्पैक्ट है उस पर तो हम बात करते रहते हैं। पाकिस्तान पोलियो को ख़त्म करने के लिए इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि पोलियो के 3 वायरसेस होते हैं जिनको 1, 2, 3 कहते हैं। पोलियो वायरस 1, 2, 3। दुनिया से 2 वायरसेस ख़त्म हो चुके हैं। सही। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है। टाइप 2 और टाइप 3 टोटली इरेडिकेट हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सिर्फ टाइप 1 बाकी है, और उसको ख़त्म करने की कोशिशें बहुत अरसे से जारी हैं। पिछले साल भी हमने सिर्फ 1 केस हुआ था सारे पाकिस्तान में। बदकिस्मती से इस साल 21 केस हो चुके हैं अभी तक, और ज़्यादातर केसेस KP में हुए हैं, और KP में भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में
और कुछ केस बनू में हुए। लेकिन अगर दुनिया में एक भी केस बाकी रह जाए तो सारी फिर भी खतरे में, सेफ नहीं है, क्योंकि अब जो नॉर्थ वजिरिस्तान में जो केसेस हैं वहाँ से पोलियो वायरस जो है वो ट्रेवल करके तो बड़े शहरों में आ गया, कराची में है, लाहौर में, सीवरेज में निकला है। तो जब तक हम आखिरी केस तक नहीं पहुंचते या आखिरी बच्चे तक नहीं पहुंचे जैसे हम वैक्सीन लगा सकें, उस वक्त तक ये बहुत मुश्किल। सही। अच्छा जी, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि जो पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है ये हराम है। बिल्कुल, ये वाले मामले। अब ये सारे मुस्लिम ममालिक में पोलियो ख़त्म हो चुका है, बांग्लादेश में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, वहाँ इस किस्म का कोई इशू पैदा नहीं हुआ था। ये इशू हमारे कुछ उलमा हजरात ने पैदा किया कि जी ये तो बंदरों से बनता है और बंदरों के हराम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं सोची कि अगर हम 2 कतरे देने से किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कहें कि जी 2 कतरे जो दे रहे हैं ये हराम है। सबसे पहले तो ये है कि हमें इस बात को समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि पोलियो के कतरे या इंजेक्शन, इसका एक इंजेक्शन भी होता है वैक्सीन का, जो कि एक्चुअली ड्रॉप से ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो पैदा होते ही बच्चे को लगता है, राइट? नहीं लगता है तो वही 6 हफ्ते के बाद है, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एक बूस्टर भी लग सकता है। तो आजकल हम दोनों लगा रहे हैं। अच्छा, पोलियो के कतरे भी देते हैं और इंजेक्शन भी देते हैं। अच्छा, ताकि प्रोफेसर मैं आपको इंटरप्ट करूँ, आपने कहा कि पोलियो के कतरे भी हैं, पोलियो की वैक्सीन भी है, लेकिन आपको क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन बच्चों को बचपन में ही पोलियो के कतरे पिला दिए जाते हैं या इंजेक्शन लगवा दिया जाता है उसके बावजूद पोलियो के चांसेस हों उनके अंदर? नहीं, उसके बाद चांसेस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए शुरू में अगर आप लगवा दें तो फिर चांसेस नहीं होते। ठीक है। इस वजह से अब हमारा इशू ये है कि हम आखिरी बच्चे तक नहीं पहुंचते। कुछ तो ये है कि माँ बाप इसके ख़िलाफ़ हैं, वो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। ख़ासतौर पर ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं साल से कम के, उनको घर में छुपा लेते हैं, कहते हैं यहाँ कोई बच्चा नहीं। फिर कह देते हैं कि जी ये बच्चा नानी के घर गया हुआ है, दादी के घर गया हुआ है। तो इस किस्म की रिलक्टेंस जो है इसको खत्म प्रोफेसर, इसके साथ साथ जिन इलाकों की हम बात करें, ऑब्वियसली वजीरिस्तान की आपने बात की, वहाँ पर सबसे पहले लोगों की शायद रसाई तो आप लोग उस तरह से बना सकते हैं मुमकिन, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देना सबसे बड़ा एक चैलेंज है मुझे लगता है। शहरों के अंदर भी जैसे आपने खुद कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पिलाना चाहते अपने बच्चों को। इन दूर दराज इलाकों में लोगों को अवेयर करना कितना ज़रूरी है, तभी तो वो अपने बच्चों को कतरे पिलाएंगे। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी कोशिश होती रहती है, लेकिन फिर भी लोग ये समझते हैं कि जी ये मगरिब की कॉन्स्पिरेसी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम हर ऐसी गलत बात को फ़ौरन मान लेते हैं, अच्छी बात को हम मानने में थोड़ा झिझक महसूस करते हैं। तो इस वक्त भी ये कहना कि जी उनमें अवेयरनेस नहीं है, मेरा ख्याल है पूरी तरह सही नहीं है। वहाँ भी अवेयरनेस है, लेकिन लोग वैसे ही मानने को तैयार हैं। हाँ। अच्छा प्रोफेसर, अब ज़रा ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन स्टिल अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो क्या हो सकता है? फिर तो जी किसी वक्त भी पोलियो का अटैक हो सकता है। पोलियो का अटैक होगा तो उससे जिस एरिया पे अटैक होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उस एरिया का जो पट्टे हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। मसलन अगर टांग के हिस्से पे हुआ तो टांगें पैरालाइज हो जाती हैं, बाजू पे हो तो बाजू पैरालाइज होते हैं। कई दफ़ा सांस लेने के पट्टे जो होते हैं वो अगर पैरालाइज हो जाएं तो डेथ भी हो जाती है।
तो डेथ्स कम होती हैं, लेकिन पैरालिसिस बड़ा होता है, पैरालाइज बच्चा होना जो ही है तो हमेशा उम्र भर का एक मसला है ना, फिर तो फिर वो लॉन्ग टर्म मसला हो जाता है बच्चों के लिए। अच्छा फिर सब ये भी अक्सर लोग कहते हैं जी हर बार टीम्स आती हैं, हमने एक दफ़ा पिला दिए हैं 5 साल तक, तो हालांकि रेगुलर पिलाने हैं, लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि एक बार पिला दिए तो बस हमारा बच्चा सेफ हो गया। ये बताना कितना ज़रूरी है कि जितनी बार पोलियो टीम्स आए 5 साल तक आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि जब तक आप सारे बच्चों को नहीं पिलाएंगे उस वक्त तक इस वायरस का कहीं ना कहीं छुपा रहेगा और वो मौके पाके अटैक कर देगा। इसलिए ये बताना हर दफ़ा ज़रूरी है कि जी हर कैंपेन में आपको वापस आके तो अच्छा फिर से ऑब्वियसली अब हम किस तरह से मज़ीद, क्योंकि पोलियो टीम्स का घर घर जाना ऑब्वियसली ये भी एक चैलेंज है, बहुत सारे इलाकों में रसाई नहीं होती, लोग पिलाते नहीं हैं, लेकिन वेयर डू यू सी कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में हम इसमें ख़ात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह? मुझे पक्की उम्मीद है जी हम कामयाब हो जाएंगे, प्रोवाइडेड हम ये जो पोलियो के कतरे हैं और पोलियो की टीमें हैं इनको आप पूरी तरह सपोर्ट करें। और मसलन हमारे यहाँ इस मुल्क में तो पोलियो के जो कतरे पिलाने जाती हैं लेडीज़, उन पे अटैक होता है, उनमें कई शहीद हो गई। इसी तरह कई जो सिपाही उनके साथ जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनको अटैक होता है, वो मर जाते हैं। तो जब तक ये माइंडसेट सही नहीं होगा उस तब तक नहीं खात्मा होगा। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपके आलमी दिन के हवाले से हम बात कर रहे थे। अपने बच्चों को 5 साल तक रेगुलर पोलियो के कतरे पिलाएं। आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके बच्चे को उम्र भर के लिए माजूर बना सकती है, और ये मेरे ख्याल से कोई माँ बाप नहीं चाहते। बिल्कुल रिलेक्टेड ना हो, जितनी बार टीम्स आपके दरवाजे पे आएँ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ज़बरदस्त, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इतनी म्यूज़िकल हमने आपको ब्रेक के बाद एंट्री दी है, और ये म्यूज़िकल एंट्री इतने ज़बरदस्त एकॉर्डियन से हमने आपको सुनाई। एकॉर्डियन प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ हुसैन साहब, 30 साल से ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और क्या ज़बरदस्त बजा रहे हैं। मेरे ख्याल से टीवी वो जस्टिस नहीं करता जो हम लाइव स्टूडियो में इसको एंजॉय करते हैं। वेलकम टू द शो इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया अल्लाह पाक का, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने हमारी सुबह का आगाज़ किया है। आपने जो इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया है, मैंने ऑब्वियसली ये फिल्म्स के अंदर देखा है, मैंने लाइव उस तरह से नहीं देखा। मैंने बहुत एंजॉय किया। आपको 30 इयर्स हो गए इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने। जी जी। तो कैसा आपका ये स्टार्ट कैसा हुआ? शुरू से आपको ये इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक था? जी शुरू से यही बजाने का शौक था, बचपन से ही। तो हम लोग कराची में थे, तो छोटे छोटे थे, वहाँ शोज वगैरह, ये अपना जफ़र इकबाल था और कई सिंगर जो अब ठीक है खैर से, ये सब ज़बरदस्त थे हम लोग। तो ये पियानो जैसा कुछ मिलता जुलता है, तो इसकी टेक्निक भी क्या उसी तरह की है? नहीं ये और है, ये डिफरेंट है, अकॉर्डियन है, बट स्टिल वो पियानो के जिस तरह से इसके बोर्ड बिल्कुल पियानो से रिजेम्बलेंस रखता है, तो टेक्निक डिफरेंट है। हाँ जाहिर है डिफरेंट। ये वो तो सामने होता है ना, पियानो दिखता है, ये दिखता नहीं है। ये देख लें आप। बिल्कुल। सर थोड़ा बताएं किस तरह से ये जो आप प्ले कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझाएं हमारे देखने वालों को। वाह वाह वाह। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स पे को प्रेफर करते हैं, जैसे हम गिटार को देखते हैं। आपने बड़ा यूनिक कॉम्बो रखा है, तबला, ढोलक भी है, गिटार भी है और साथ ये। जी जी, बस ये कुछ और सुनाएंगे सुबह सुबह? जी जी क्यों नहीं।
ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, ऑब्वियसली प्लेबैक सिंगिंग के अंदर या जब म्यूज़िक सारा बन रहा होता है तो उसमें इसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने बाकायदा इसको सिखाया भी है किसी को? ऑब्वियसली आपको इतना अरसा हो गया है। जी जी, बड़े स्टूडेंट है, खैर से 25-30 हैं। अच्छा, कहाँ पे आप सिखाते हैं? ये पहले तो इधर था मोन मार्केट, अब थोड़ा सा वो रूम जरा चेंज कर रहे हैं तो। अच्छा, ठीक है। तो अभी कौन से ऐसे बड़े आर्टिस्ट हैं ऑब्वियसली जिनके साथ आपने प्ले किया है और आपको यादगार मोमेंट्स में से या यादगार आपकी बड़े performance मैंने अपना ये खबरदार बजाया, खबरनाक, उसके बाद ये खबरनाक से लेकर ये खबरदार बजाया, फिर अपना मुख्तलिफ जगहों पे आप परफॉर्म करते रहे। आप न्यूज़, फिर आप अपना पीटीवी में रात गए प्रोग्राम जो हमने बहुत बजाए। ठीक हो गया। तो अभी कोई फेवरेट धुन आपकी जो आपको बहुत पसंद हो और आप रेगुलर बजाते हो वो धुन? कोई एक धुन जो आप बजाना चाहें।